नमस्कार विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? खुश होंगे। सभी प्रसन्नचित्त होकर के रोज़ाना अपने अपने क्लास में पढ़ाए जाने वाले ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों को अधिक रुचि के साथ पढ़ते होंगे और अच्छा अध्ययन करते होंगे घर पर ही रह करके। वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और चौथा पाठ बताने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चौथा पाठ 7वीं कक्षा का अंतरंग पत्राचार है। अंतरंग पत्राचार किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी पर हम आपको अपनी नज़र डालना चाहते हैं, अपनी नज़र से ये समझाना चाहते हैं। अंतरंग का अर्थ होता है आंतरिक संबंधों का। आंतरिक माने इंटरनल, इंटरनल माने वास्तविक संबंध जो होते हैं, हमारे मित्रता के संबंध जो होते हैं वह अंतरंग संबंध माने जाते हैं। मित्रता के संबंध, पारिवारिक संबंध अंतरंग संबंध माने जाते हैं। और पत्राचार का जो अर्थ होता है वो ये होता है पत्रों का आदान प्रदान। पत्र माने चिट्ठी, लेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, अंतरंग संबंध होता है, उसी के साथ हम पत्रों का आदान और प्रदान करते हैं। पत्र हम लिख करके अपने समाचारों से उसे अवगत कराते हैं और वो भी पत्र लिख करके हमें अपने समाचारों से अवगत कराने का काम करता है। इसी को हम जो है पत्राचार कहते हैं। तो अंतरंग और पत्राचार दोनों को जान लेने के बाद आप ये जानिए कि इस पाठ में है क्या। तो इस पाठ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसके किसके बीच पत्राचार हो रहा है, किसके किसके बीच पत्राचार हो रहा है, कौन किसको पत्र लिख रहा है और उस पत्र का जवाब कौन दे रहा है। इस पत्र का जो है पूरी तरह से खाका खींचने का काम करता हूँ, पूरी तरह से समझाने का काम करता हूँ। आप ये जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र साहित्य के क्षेत्र में रचनाकार के रूप में गीतांजलि के कवि, गीतांजलि के लेखक, बंगाली भाषा के कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1911 में गीतांजलि पर दिया गया था। और दूसरे जो इनके मित्र हैं, अभिन्न मित्र हैं, वो वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक हैं, बॉटनी के वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम जगदीश चंद्र बसु जी है। इन दोनों के बीच पत्राचार होता है। अब दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, दोनों बड़े जो है परम मित्र हैं, दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान होता है। दोनों अपने पत्रों के माध्यम से दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी बताना चाहते हैं कि क्या साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि शिक्षाविद थे, उस क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें नई आ रही हैं, ये बताना चाहते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु जी वनस्पति शास्त्र में क्या परिवर्तन हो रहा है, वनस्पति शास्त्र में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, इन सब चीज़ों को समझाने का काम अपने पत्रों के माध्यम से करना चाहते हैं। आइए पाठ में हम प्रवेश करते हैं। तो जिन दिनों बसु इंग्लैंड में रहा करते थे, जगदीश चंद्र बसु इंग्लैंड में उस समय रहा करते थे और वो वहाँ अनुसंधान, रिसर्च किया करते थे। उन दिनों कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे गए पत्रों में उनके साहित्य की खुल करके समालोचना करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखे गए जो भी साहित्य थे उनकी खुल करके वो समालोचना करते थे, अच्छाई और बुराई दोनों बताने का काम किया करते थे। कौन? जगदीश चंद्र बसु जी ने। उसकी प्रशंसा भी करते थे, उसके अंदर क्या कमियां हैं वो भी बताने का काम करते थे, उत्साहवर्धन भी करते थे। कौन? जगदीश चंद्र बसु जी। किसका उत्साहवर्धन करते थे? रविन्द्रनाथ
ठाकुर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का किया करते थे। उन पत्रों को आज हम उजागर करते हैं, आपके सामने भी प्रस्तुत करते हैं कि वह कौन कौन से पत्र लिखे और किस तरह से पत्र लिखे, उन पत्रों में उन्होंने क्या लिखा है। तो पहला पत्र इनका रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के नाम है, जगदीश चंद्र बसु जी का पत्र है पहला। वे लंदन से लिखते हैं 2 नवंबर 1900 में, 2 नवंबर 1900 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं पत्र में, किसको लिखते हैं पत्र? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को पत्र लिखते हैं। कौन लिखता है? जगदीश चंद्र बसु जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं पत्र में? बंधु, बंधु का अर्थ होता है भाई, मित्र। तुम्हारे 2 पत्र पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। क्या लिखते हैं? पहला ही सेंटेंस उन्होंने लिखा कि आपके 2 पत्र मुझे मिले, अर्थात रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के 2 पत्र जो है जगदीश चंद्र बसु को मिले थे, उसको पढ़ करके वह बहुत प्रसन्न हुए थे। पिछले 2 महीने से मेरे मन में दिन रात एक ही संघर्ष चल रहा है, एक ही बात जो है चल रही है, और वह बात यह है कि यहाँ रहूं या अपने देश लौट आऊं। इंग्लैंड में रह करके रिसर्च करूं, अनुसंधान करूं कि या अपने देश लौट करके चला आऊं। क्या आप मुझे उचित सलाह देंगे? क्या तुम मुझे प्रलुब्ध करोगे? प्रलुब्ध का अर्थ होता है सुझाव देना, समझाना, हमारे ज्ञान का क्या करना? अभिवृद्धि करना, ज्ञानवर्धक चीज़ें हमें बताना कि कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, कौन चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इन दोनों की बात वह करना चाहते हैं। जरा सोचिए, फिर आगे लिखते हैं जगदीश चंद्र बसु कि जरा सोचिए कि यदि हम सब अपना अपना बोझ छिटक कर चल दें, अपने अपने सिर पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को फेंक करके, छिटक कर, अर्थात बिखेर करके, छोड़ करके उसको हम चल दें, तब कौन उस भार को उठाएगा? कौन उस बोझे को उठाएगा? कौन उस दायित्व को निभाएगा? और यदि और भी याद करके देखिए कि 3 साल पहले मैं तुम्हारे लिए एक प्रकार से अपरिचित ही था। 3 साल पहले तक अपरिचित था, कोई मुझे नहीं जानता था, आप भी मुझे नहीं जानते थे। तुम स्वतः प्रवृत्त हो करके मेरे निकट आए थे, स्वयं उत्तेजना बस, स्वयं प्रवृत्त होकर, स्वयं कार्य करके मेरे पास अपना पत्र दे करके मुझसे आप परिचित होना चाहे थे। तत्पश्चात एक एक करके अनेक आत्मीय जन, अपने लोग, आत्मीय जन माने अपने लोग, तत्पश्चात इसके बाद, तत्पश्चात माने इसके बाद एक एक करके बहुत से अपने लोगों के साथ प्रबल, वेगवत, अत्यधिक जो है स्नेह बंधन में मैं आबद्ध हुआ। कहने का मतलब स्नेह प्रेम के बंधन में मैं बहुत से अपने लोगों के साथ बंधा। आप लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, फिर उन्होंने लिखा जगदीश चंद्र बसु ने कि आप लोग जिन बंधनों में जकड़े रहते हैं, जिन सामाजिक बंधनों में आप लोग बंधे रहते हैं, मैं उन सब से मुक्त हूँ। मैं ऐसे बंधनों में बंधना नहीं चाहता हूँ। फिर भी मैं उस आंचल का बंधन काटकर अलग नहीं हो सकता। आप देश प्रेम की भावना से बंधे हुए हो, देश में रह करके देश की राष्ट्रीय भावना को जागृत करते हो। मैं उस भावना से जुड़ा तो नहीं हूँ, जकड़ा तो नहीं हूँ, अपने देश से हट करके इंग्लैंड में आ करके रिसर्च कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आंचल से कटना नहीं चाहता, अर्थात अपनी भारत माँ की भूमि से अलग होना चाहता नहीं हूँ। मैं कई बार बिना सोचे लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? कई बार बिना सोचे समझे लिखने की चेष्टा करता हूँ, कुछ न कुछ लिखता हूँ। कई बार ये चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि बगैर ही मन में बहुतेरे भाव उठते हैं।
क्या कहते हैं, कई बार चेष्टा किए बगैर, बिना सोचे समझे ही, बिना जाने ही मेरा मन बहुत से भावों को, बहुत से विचारों को सोचने लगता है। मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। बाद में मैं आश्चर्यचकित भी होता हूँ, हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ कि आखिर ये भावनाएं मेरे मन में क्यों पैदा हो रही हैं, क्यों ऐसी बातें आ रही हैं। यह सब मेरे बावजूद हैं, मुझसे परे भी हैं, ये मेरे अलावा भी हैं, मेरे अलावा भी है, मुझसे अलग भी हैं। और कौन मुझे यह सब सुना जाता है, कौन ये सब सारी बातें मुझे बताता है, कौन यह सारी बातें मुझे समझाने की कोशिश करता है, यह मैं समझ नहीं पाता हूँ। मित्र, इस बारे में मुझे आप अपने ज्ञान से वर्धन करने का काम, ज्ञानवर्धन करने का काम कीजिए। फिर उन्होंने कहा, क्या कहा कि मेरे हृदय की मूल अंतर्वेदना है। मेरे हृदय की अंतर्वेदना क्या है, अंदर का दर्द क्या है, अंदर की भावनाएं क्या हैं हमारे मन में, वो अंतर्वेदना कहलाती हैं। वह अंतर्वेदना है भारतवर्ष, भारतीय भूमि, भारतवर्ष से प्रेम, भारत माता के प्रति लगाव। यदि मैं यहाँ रह करके कुछ कर सका, अपने जीवन को धन्य समझूंगा। उन्होंने कहा कि मैं भारत भूमि से अलग होकर के इंग्लैंड में रहते हुए अपने देशवासियों के लिए कुछ न कुछ अनुसंधान, कुछ न कुछ नई चीज़ें खोज सका, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। स्वदेश लौटने पर, अपने देश लौटने पर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी, विघ्न होगा, रुकावटें आएंगी, जो परिस्थितियां बनेंगी, वह सब समझ रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद अपने देश लौटूंगा तो बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे संकट, बहुत सारी विघ्नें, बहुत सारी रुकावटें हमें झेलनी पड़ेंगी। यदि मेरा अभीष्ट अपूर्ण रह जाए तो भी उसे सहन कर लूँगा। उन्होंने कहा कि यदि मेरा अभीष्ट, सबसे अधिक प्यारा, सबसे प्यारा चीज, वो भी पूरा नहीं होता है, तब पर भी मैं उसे सहन कर लूँगा, लेकिन भारत माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहूँगा। भारत माँ के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ। न जाने कितने काम अधूरे पड़े हैं हमारे कितने काम अधूरे पड़े हैं, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं समझ सकता यहाँ रहकर। अब तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ अपने देश के लिए। क्या कहते हैं, अब तक कुछ नहीं कर पाया हूँ अपने देश के लिए। यंत्र तैयार करने में बहुत समय लग रहा है। जो यंत्र मैं आविष्कार के रूप में यंत्र, मशीन, टूल्स जो है तैयार कर रहा हूँ, उसमें बहुत समय लग रहा है। जान पड़ता है यदि यहाँ 2 बरस रह गया तो बहुत सारे काम संपन्न भी कर लूँगा। ये भी मुझे महसूस होता है, ये भी मुझे जानकारी प्राप्त होती है कि अगर मैं यहाँ पर रह गया तो बहुत सारे काम मैं पूरा कर लूँगा, बहुत सारे कामों को पूरा कर लूँगा और बहुत सारी खोजें हम भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो तकलीफ़ होती है मुझे, जो यहाँ रह कर के कष्ट होता है मुझे, वो बहुत अब काफ़ी ठीक हो गया है, अब वो कष्ट होता नहीं है। किंतु स्वदेश लौटने के पूर्व ऑपरेशन करवाना जरूरी है। मुझे अपने देश वापस आने के पहले मुझे अपना ऑपरेशन कराना जरूरी है। कुछ बकाया पेपर लिखने के बाद डॉक्टर के हाथों अपना जीवन सुपुर्द कर दूंगा। कुछ बकाया चीज़ें हैं शोध संस्थान में, शोध के समय में, वह शोध कर लेने के बाद, पेपर लिखने के बाद, लेख लिख लेने के बाद अपने आप को मैं डॉक्टरों को हवाले कर दूंगा कि जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो भी हमारा रोग है, जो भी हमारी तकलीफ़ें हैं, उसे आप लोग दूर करिए। मैं अपने आप को डॉक्टर को सौंप दूंगा। कई दिनों से तुमने अपनी रचनाएं नहीं भेजी मुझे। लास्ट में लिखते हैं, अंतिम में लिखते हैं कि कई दिन हो गए अपनी रचनाओं को आपने मेरे पास भेजा नहीं है। अगर कोई नई रचना हो तो आप उसे ज़रूर भेजना मेरे पास। मेरी ये धारणा है, मेरा ये विचार है कि तुम्हारी कविताएं चिरकाल तक हमें स्पंदित करती रहेंगी। स्पंदित माने प्रकंपित करती रहेंगी, हमारी मंतर भावना को उद्वेलित करती रहेंगी, हमारे मन को
और ज़्यादा भावनाओं में बहने के लिए प्रवाहित करती रहेंगी। तुम्हारी रचनाएं जिस तरह से मुझे उद्वेलित करती हैं, तुम्हारी रचनाएं जिस तरह से हमें प्रभावित करती हैं, उसी तरह असंख्य लोगों को भी उद्वेलित करती होंगी, असंख्य लोगों को भी प्रभावित करती होंगी। असंख्य लोग भी उस कविता को सुनकर समझ करके अपने मन में नई नई भावनाएं, नई नई चीज़ों को उत्सर्जित, नई नई चीज़ों को सोचते होंगे, नई नई चीज़ें करना चाहते होंगे। और अंत में उन्होंने कहा कि ज़रूर आपकी भावनाएं जो कविताओं में परिलक्षित होती हैं वह सदैव प्रज्वलित रहें, स्वयं प्रकाशित रहें, सदैव आप इसी तरह से लिखते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। आपका बंधु, आपका मित्र जगदीश चंद्र बसु। ये तो पहला भाग रहा पत्र का। दूसरा पत्र रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जो सुभाष जगदीश चंद्र बसु जी को लिए लिखा है, उसको लेकर के पुनः मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।